राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी मिलके रोज करंट अफेयर की क्लास पढ़ते हैं। चलिए तो आज 8 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नहीं नहीं, पहले मोटिवेशन जरूरी है भाई। पहला क्वेश्चन तो बाद में होगा, पहले मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दाम। ठीक है, दम नहीं है ये, क्या है, दाम। ठीक है, दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है, तो वही बात है कि आप अगर बहुत अच्छे रास्ते पे चलोगे तो आपके सामने इतनी परिस्थितियां आएंगी और बिल्कुल विपरीत आएंगी। ठीक है, तो उसको बिल्कुल टेंशन ना ले, उसको ऐसे हल करें जैसे ये हमारा रास्ता ही है। ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ता है जिसको हम पार करते हुए जाएंगे। तो हिम्मत रखिए, काम होता जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेवा, सॉरी, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? किसके बारे में बात चल रही है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, दिवस पूछा जा रहा है। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो है 7 दिसंबर। इसका आंसर क्या है? 7 दिसंबर। जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है, इसका एक उद्देश्य होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो भारत की जो रक्षा है, सीमा पर जो रक्षाएं कर रहे हैं वो 3 सेनाएं कर रही हैं। आकाश में वायु, जमीनी स्तर पर थल, और नेवी जो होता है समुद्र में। ठीक है, ये लोग सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तो इन्हीं के इस पे अगर आप जानते हैं कि जब युद्ध का कोई स्थिति आती है तो इनको एक आर्थिक स्थिति की जरूरत होती है। आर्थिक एक अच्छा, उनके पास एक मजबूत वो होना चाहिए। तो उसी के लिए हम ये दिवस मनाते हैं कि हम लोगों से ये फंड एकत्रित करते हैं। हम लोगों से इस दिन में फंड एकत्रित करते हैं कि युद्ध में इनके काम आए। अगर कोई इसमें वीरगति को प्राप्त हो चुका है तो उनके परिवार वालों को सहायता कर सके। अन्य और चीजें भी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ये सैनिक, उनके परिवारों को सहायता करना इनका ये उद्देश्य है। और जो सबसे पहले मनाया गया था, ये जो दिवस वो मनाया गया था 1949 में, ये दिवस मनाया गया था। ठीक है, 7 दिसंबर 1949 में ये बनाया गया था। क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, इसके उद्देश्य मैंने आपको बताई दी है कि सैनिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, युद्ध में धन की आवश्यकता पड़ती है उसका उपयोग करना, और जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं जो सैनिक, उनके परिवार वालों को सहायता करना और आर्थिक रूप से उनको सहयोग प्रदान करना, इसका एक उद्देश्य है। और ये जो फंड है वो किससे लिया जाता है? ये जो फंड है वो आम जन से एकत्रित किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें फंड देते हैं, अपने इधर ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, पर इसका आम जनता से ही इसका फंड लिया जाता है सैनिकों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, बताइए बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है 7 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ये आप सभी जानते हैं कि ये विमान जो होते हैं, जो हमें हवाई यात्रा कराते हैं विमानक, उनसे संबंधित है। ये किससे संबंधित है? विमान से संबंधित है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विमान जो हमारी सेवा करते हैं, ये एक सेवा ही होती है। ठीक है, ये एक सेवा ही होती है जो विमान, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके के विकास को सुदृढ़ बनाता है विमान। तो इसीलिए हम सभी मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं, जो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप विशेष ध्यान रखें। और आपको मैंने बार बार बताया है कि नागरिक जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, वो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? मतलब पहली एयरलाइन जो है वो नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां से उड़ान शुरू करेगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं? विस्तारा, आकाशा एयरलाइन, ठीक है, इंडिगो। इनमें से कोई नहीं, बताइए।
बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात चल रही है, वहाँ से ये कौन-सी जो विमानक कंपनी है, वो वहाँ से सबसे पहली अपनी उड़ान भरेगी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका जो आंसर है वो इंडिगो। क्या है? इंडिगो। ये एक कंपनी है जो विमानक कंपनी है जो इंडिगो, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। एयरलाइन की एक कंपनी है इंडिगो। जो नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला, अभी बना नहीं है, ठीक है? अभी बना नहीं है। जो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, जो 2024 के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका काम चल रहा है। 2024 के एंड में ये नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? वो कंप्लीट हो जाएगा और पहली उड़ान कौन-सी कंपनी भरेगी इस एयरपोर्ट से? इंडिगो। विशेष ध्यान रखें क्या है? इंडिगो। और ये इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट है, ठीक है? इसलिए हम इसको विशेष ध्यान रख रहे हैं। नोएडा आप सभी जानते ही हैं। कौन-सी कंपनी इसका उड़ान भरेगी? एयर कंपनी इंडिगो। चलिए, और ये सभी जितने ये तीनों नाम लिख रहे हैं, ये एयर कंपनी है, ठीक है? जो विमानक कंपनी है, विस्तारा, आकाशा, ठीक है? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइए किसकी बात चल रही है? भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की बात चल रही है। आपके सामने राज्य लिख रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? केरल है इसमें, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। भारत का जो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता जो केंद्र है, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? किस सरकार के द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन सरकार ने ये एक बहुत अच्छी पहल स्थापित करने की अपने एक विचार विमर्श के साथ ये बताया है कि हम जो आईआईटी रुड़की जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हम ये दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। अब आप इसका उद्देश्य सुन लीजिए। ये कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं आईआईटी पे रखा हो रहा है, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो दूरसंचार आप अगर किसी मैं आपको बार-बार बता चुकी हूँ, अगर किसी का मीन ऐसे नहीं समझ में आए, तो दूर कहीं न कहीं आप कहीं दूर हैं और संचार यानी आपस में एक-दूसरे कम्युनिकेशन करना, एक-दूसरे से बातचीत करना। तो दूर से जो चीज़ें बहुत दूर टेलीफ़ोन मान लो, कोई भी चीज़ मतलब दूर से हम कितनी इस चीज़ में हम कितनी खोज कर सकते हैं, कितना हम विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम आईआईटी रुड़की में हमने दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। इसी क्षेत्र में दूरसंचार का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम विकास करेंगे और क्या खोजें हो सकती हैं, उसके बारे में विकास करेंगे और शिक्षा के माध्यम हम इसके तौर पर हम कितना बढ़ा सकते हैं, इसके तौर पर हम शिक्षा के माध्यम और क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। ठीक है? तो इस उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित आईआईटी रुड़की में किया जा रहा है। ठीक है? और इसके अलावा कुछ जानने की इसमें आवश्यकता है नहीं। चलिए। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सेन डोरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या खिलाड़ी का क्या नाम है? सेन डोरिच। सेन डोरिच किस खिलाड़ी कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये आपको बताना है। ठीक है? और उन्होंने क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इनका नाम बताइए किसने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो हालांकि ये अपने देश के खिलाड़ी नहीं है, पर फिर भी आप ऐसी नॉलेज के लिए आप देख लीजिए। चलिए, इनका जो इसका जो आंसर है वो वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है वो वेस्ट इंडीज देश के जो खिलाड़ी हैं सेन डोरिच, क्या नाम है? सेन डोरिच। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना संन्यास ले लिया है। इसके अलावा कुछ आप नहीं जानिए, बस इसका अगर कभी नाम आ जाए सेंट डोरिस, तो आप विशेष ध्यान रखें कि ये वेस्ट इंडीज से हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक लॉन्च किया? देखो, ये क्वेश्चन तो रिपीट है, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन रिपीट है, परसों ही तो पढ़ा है हमने।
कल ही पढ़ा है, परसों नहीं कल ही पढ़ा है ये क्वेश्चन, कि आप सभी को ये बताया था मैंने कि ग्राहक ग्राहक सेवा केंद्र बताए थे मैंने आपको, कि ग्राहक सेवा केंद्र जहाँ ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है या बहुत दूर दूर है, मतलब उनको जाने आने में दिक्कत होती है, तो ऐसी ग्राम पंचायतों पर हम ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करेंगे और हम बैंकिंग सेवा उनको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये किसके थे, मैं आप सभी को पता है ये बहुत अच्छे से कि उड़ीसा उड़ीसा राज्य में ऐसा हुआ है। ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से हमने कौन सा बैंक किया है, अम्मा, मतलब एएमए। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है, एएमए बैंक स्थापित किए गए हैं किसकी सहायता से, ग्राहक सेवा केंद्र। जो आपने मैंने बताया था ग्राहक सेवा केंद्र जो स्थापित किए जाते हैं ना, वो किसी कोई उसमें कोई अलग से कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और नॉर्मल आपको ये छोटी मोटी बैंकिंग चीज़ें करनी आनी चाहिए, बाकी आप कहीं भी ये स्थापित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था उड़ीसा के, मैंने उस टाइम आपको ये भी बताया था कौन से मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको बताया था, नवीन पटनायक, सभी बताया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा करी है, नवीन पटनायक। चलिए ये तो रिपीट था, आप सभी को याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान हुआ है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, हरियाणा, बताइए किसके बारे में बात चल रही है, अमृत वृक्ष आंदोलन, किसके बारे में, अमृत वृक्ष आंदोलन के बारे में बात चल रही है। और मुख्य जो जिस भी राज्य आप जो आंसर बताएंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है, बताइए। अब इसके जो ऑप्शन हैं आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, हरियाणा, बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज बुक प्रमाण पत्र दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है वो मैं बताती हूँ, इसका जो आंसर है वो है असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, हेमंत, बताइए आप अगर पता हो, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा, लिख लीजिए। कोई विश्वा भी बोलता है, कोई विश्व भी, कोई इशू नहीं है, आप विश्व लिख लीजिए, शर्मा। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। इनको अमृत वृक्ष आंदोलन इन्होंने 2023 में, कब, 2023, अभी जो स्टार्टिंग में ही, अभी तो ये एंड होने वाला है 2023, 2023 की स्टार्टिंग में ही इन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन चलाया था। इसका उद्देश्य ये था कि जन जन तक जन जन जो है नॉर्मल उनको प्रोत्साहन दिया जाता था इस चीज़ का कि आप वृक्ष लगाइए, और इनकी सहायता से 2023 में कई गुना वृक्षों की वृद्धि हुई है, मतलब जो पौधे उगाए गए हैं उनकी वृद्धि हुई है, वनस्पति की वृद्धि हुई है, किस आंदोलन के तहत, अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत। और किस मुख्यमंत्री ने किए, असम के मुख्यमंत्री ने ये आंदोलन चलाया, उनका नाम क्या था, हेमंत विश्व शर्मा। और ये आंदोलन कब चलाया गया, 2023 की स्टार्टिंग में चलाया गया था, वनस्पतियों को ज्यादा बढ़ोतरी देने के लिए या वन उपज ज्यादा करने के लिए। ठीक है, और इनको इस मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें जो नाम दर्ज होता है, आप सभी को पता है ना, वो क्यों दिया जाता है, कि विश्व में रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज होता है। आपने देखा होगा ना, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया, उनका ये होता है कि आप वर्ल्ड में क्या रिकॉर्ड बना रहे हो। जैसे कोई बहुत ज्यादा दौड़ता है, सबसे फर्स्ट, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है, तो उसका गिनीज बुक में नाम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसा ही नाम उनको प्रमाण पत्र दिया गया, उनका नाम गिनीज बुक में नहीं आया, उनको उस गिनीज बुक की तरफ से उनको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही गौरवशाली बात है कि असम के जो हमारे भारत के ही हैं, असम के मुख्यमंत्री को ये प्राप्त हुआ है। चलिए आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब्दुल्ला लाही मिरे, मनोज जैन, आलोक शर्मा, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या क्या बात चल रही है, विस्थापित बच्चों की बात चल रही है। ठीक है, उनको शिक्षित करने के बारे में, विस्थापित जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए इनमें से कोई नाम है, उन्होंने शिक्षित किया है और उनको ये नानसेन पुरस्कार इसके लिए प्रदान किया गया है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नानसेन पुरस्कार किसको मिला है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या है।
चलिए, इसका जो आंसर है अब्दुल्ला लाही मिले। क्या है? अब्दुल्ला लाही मिले। इनका पूरा नाम लिख लीजिए। सोमाली, लिखिए। सोमाली शरणार्थी, सोमाली शरणार्थी, का नाम अब आ जाए, लाही मेरे, ठीक है? ये इनका पूरा नाम है। सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मिरे, ठीक है? इनका ये पूरा नाम है। अब आप ये बात सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हम इनको ये नानसेन जो पुरस्कार है वो क्यों दिया गया है, ठीक है? नानसेन पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है कि ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने विस्थापित बच्चों का अर्थ समझिए कि कोई अपने परिवार से अलग हो चुका है, ठीक है? या फिर परिवार ने खुद ही अलग कर दिया उसको, वो परिवार से बहुत दूर है या परिवार से वो अकेलापन महसूस करता है, उसको लगता है परिवार मेरे साथ नहीं है। तो आप स्वाभाविक सी बात समझिए कि जब वो परिवार में नहीं रहेगा तो वो बाहर ज़्यादा, उसका मन बाहर ज़्यादा होगा और वो कहीं न कहीं गलत कामों में चला जाए, जैसे तस्करी करना, गांजा फूकना, ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं, ठीक है? तो ये गलत आदतें उसको पड़ जाएँगी, तो वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य से दूर चला जाता है, उसके स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है, शिक्षा पे वो खुद का ध्यान नहीं देता है। तो कहीं न कहीं ये जो सोमाली जो हैं, उन्होंने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने का, ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं हो पाते और बाल विवाह जैसी स्थिति में फँस जाते हैं, उनकी जल्दी से शादी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया, मतलब पढ़ाने की अपनी योजना बनाई और बहुत सारे बच्चों को इस योजना के तहत उन्होंने पढ़ाया, शिक्षित करने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। तो उनको इसी काम के लिए क्या दिया गया? नानसेन पुरस्कार, ठीक है? इसी काम के लिए उनको नानसेन पुरस्कार दिया गया है। आप इनका नाम याद रखें, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद कर लें, ठीक है? आप कहीं बाई चांस अकेला इतना ही नाम आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको नाम लिख दिया। सोमाली अकेला आ जाएगा तो। वैसे ये नाम मेरे याद रखें, अब्दुल राही मिले, ठीक है? चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 9,071 सॉरी 9,414.2 करोड़ रुपए, 15,320.9 करोड़ रुपए, 25,520.7 करोड़ रुपए, 28,760.67 करोड़ रुपए। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? मैं अभी सब बताऊंगी पूरे तरीके से। आपके सामने ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ के बताई दिए हैं, एक बार और पढ़ती हूँ। 9,714.2 करोड़ रुपए, 15,320.9 करोड़ रुपए, 25,520.7 करोड़ रुपए, 28,760.67 करोड़ रुपए। बताइए कितने राशि का अनुपूरक बजट उन्होंने पेश किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 28,760.67 करोड़ रुपए। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 28,760.67 करोड़ रुपए। अब ये भी समझिए कि अनुपूरक बजट होता क्या है? आपने ये नाम तो सुना होगा कि बजट होता है, कि वार्षिक बजट जो होता है ना, वित्तीय होता है, तो हम एक बार बजट पेश करते हैं, वित्तीय बजट पेश करते हैं। तो ये अनुपूरक तो हम नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने का बजट, अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। अनुपूरक बजट जो वो होता है कि आपने एक बार पेश कर दिया बजट, आप उसमें जितनी भी राशि रखते हैं, आप देखते होंगे ना संसद में बजट पेश होता है, तो उसमें आप जितनी भी राशि आवंटित करते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अपने उदाहरण के लिए मान लो कि 100 रुपये आपने पूरा बजट के लिए रख दिए, बाई चांस वो पूरे बजट का काम अधूरा रह गया और पैसे कम पड़ गए, मान लो काम पूरा नहीं हो पाया और वो 100 रुपये कम पड़ गए, तो हमको बीच में ही एक बजट बीच में लाना पड़ता है पैसों की आपूर्ति के लिए। तो हम उस बजट को क्या बोलते हैं? अनुपूरक बजट, ठीक है? राशि कम पड़ जाए, ठीक है, किसी भी कारण वो काम नहीं हो पा रहा है, तो अनुपूरक बजट हम उसी के क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है? तो आप जैसे ही जानते होंगे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो राशि की कमी आ रही है, इसी के लिए अनुपूरक बजट लाया गया है। और वो कितने का लाया गया है? 28,760.67 करोड़ रुपए। चलिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3.9%, 4
5%, 6.2% और 7.6%। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 7.6%। क्या पूछा जा रहा है? जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है, भारत की जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है और जुलाई सितंबर की तिमाही में, ठीक है? जुलाई सितंबर की तिमाही में कितनी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है? आपसे परसेंट में पूछा जा रहा है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 7.6% बढ़ोतरी हुई है। अब जीडीपी सुन लीजिए। देखो, जीडीपी का थोड़ा-सा ऐसा मामला हो जाता है कि जीडीपी समझ में ही नहीं आता है कि ये है क्या? पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जीडीपी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा बहुत जितनी और मैं और कोशिश करूँगी स्पेशल एक सिर्फ जीडीपी ही क्लास रखें हम, ठीक है? जीडीपी पूरा समझेंगे क्या होता है, सिर्फ भले 15 मिनट की क्लास हो, पर मैं कोशिश करूँगी जीडी के ऊपर समझ पे आप एक जीडीपी की एक 15 मिनट की मतलब एक वीडियो बना सकूँ। चलिए, आप जल्दी से एक जीडीपी समझ लीजिए कि जीडीपी जो होता है, आप देखे होंगे जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, तो कहीं न कहीं जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा आर्थिक विकास होगा, भारत के लिए अच्छा ही है, ठीक है? जिसकी जीडीपी ज़्यादा होती है, वो अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, अर्थव्यवस्था वहाँ की अच्छी है। तो आप ये समझिए जो जीडीपी है, आप देखे होंगे कि देखिए, एक तो राजनीतिक क्षेत्र में दी जाती है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश मान लीजिए। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की जीडीपी निकालूँगी, तो मैं राजस्थान में नहीं घुस सकती। मैं राजस्थान का कोई भी क्षेत्र में इतना सा भी ₹1 का हिसाब नहीं ले सकती, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बात चल रही है। कहीं न कहीं भारत से जहाँ तक का संबंध है, जहाँ से सेवा और वस्तु का संबंध है, हमने जो कोई चीज़ उत्पाद करी, ठीक है? सेवा करी, जो भी बनाया, जितना भी माल लगा, हम उसका ही लेंगे, बाहर जाके हम कोई चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है? राजनीतिक क्षेत्र की बात चल रही है, ठीक है? तो क्या होगा, राजनीतिक क्षेत्र एक चीज़ हो गई। अब वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु क्या होगी? जैसे मैंने आपको पैसे दिए, तो आप उसके बदले मुझे एक वस्तु देंगे, तो मैं जिसको छू सकती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने मान लो कि मैंने पैसे दिए और मुझे ये कुर्सी मिल गई, तो ये कुर्सी मेरे लिए वस्तु हुई। और वस्तु एवं सेवा, देखिए आप ये देखिए, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। तो वस्तु जो मैंने पैसे दिए उसके बदले मुझे कुर्सी मिल गई, तो वो हो गई वस्तु। और जो सेवा जो हुई, मैंने पैसे दिए पर मुझे कहीं से, जैसे मैंने आपको पैसे दिए, तो मान लो मुझे कोई उठा के वहाँ तक ले जा रहा है सिर्फ़ पैसे के लिए। मैंने भैया पैसे दे दिए, मेरी बस की नहीं है, मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो वो सेवा में आएगा, समझ रहे हो? तो जो विमान जो कार्य करते हैं ना, जैसे ईयर मैंने अभी पढ़ाया, विमान जो कार्य करते हैं वो सेवा का कार्य, भले आप पैसे दे रहे हो, पर वो सेवा है, ठीक है? वो भी जीडीपी में गिना जाएगा, ठीक है? वस्तु का कितना निर्माण हुआ, जब एक इतना सी चीज़ थी, वो भी ₹5 में आई होगी, फिर वो बन के इतनी बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है? जैसे इसमें लोहा लगा होगा, फिर लाइट लगी होगी, पूरा मूल, ठीक है? अब इसमें तीसरा जो आता है अंतिम मूल, अंतिम मूल, जैसे मैंने बताया, जैसे लाइट बनी है, ठीक है? लाइट का वो टंगस्टन आया मान लो, वो कुछ रुपए का आया, फिर लाइट ये आई, ये लोहा आया, तो मैं माँगने जाऊँगी किसी से लाइट दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अलग से लोहे का कीमत बताएगा, टंगस्टन की कीमत बताएगा, इसका अलग से नहीं, वो मुझे पूरा ही मिला के दे देगा, तो इसका क्या मतलब है? अंतिम मूल। वस्तु मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको पैसे दूँगी तो आप मुझे कोई वस्तु देंगे, तो वो वस्तु, उसका पूरी लागत, जितना भी उसमें पैसा लग रहा है। अब सेवा, सेवा मैंने आपको बता दी, मैंने आपको पैसे दिए, पर आप मुझे वहाँ तक छोड़ के आ रहे हैं, तो वो आपकी सेवा हो गई। और राजनीतिक क्षेत्र कितना दायरा है, जितना भी इसमें पैसा लग रहा है, छोटी से बड़ी चीज में, विमान ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, जितना भी पैसा लग रहा है, वो पैसा क्या कहलाएगा? जीडीपी। तो कहीं न कहीं अगर जीडीपी बढ़ती है, मान लो सरल शब्दों में समझाया है मैंने, और मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की, तो जीडीपी बढ़ेगी तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि हमारे उत्पाद बढ़ रहे हैं, सेवाएँ बढ़ रही हैं, तो हमारे भारत का विकास हो रहा है, सरलतम तरीके से। तो कितने परसेंट बढ़ा है? 7.6%, ठीक है? कब? जुलाई-सितंबर की तिमाही में भारत का जो जीडीपी है वो 7.6% बढ़ गया है। चलिए, ये जो क्विज़ था उसका जो आंसर है वो देख लीजिए। ये तो आंसर सभी को पता था क्योंकि ये रिपीट था। तेलंगाना ने पेट जिले में बुरुपल्ली में स्थित दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था कि तेलंगाना में 3D मंदिर है। आपने सबने देखा, हमने पढ़ा था कुछ 1-2 दिन पहले। तो कहाँ पर? सिद्दीपेट जिले में। और कहाँ पर? और बिल्कुल उसके अंदर भी बुरुगुल्ली पल्ली, बुरु भृगुपल्ली, ठीक है? नाम बड़े अजीब होते हैं। तो उस स्थान पे हमारे 3D जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है। चलिए, आज का क्विज़ और देख लेते हैं। 17 सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था या मध्य में हुआ था? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया है।
ये क्वेश्चन मैं अभी इसका आंसर बता दूं पर नहीं बताऊंगी क्योंकि हम सबने पढ़ रखा है। चलिए, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आप कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ कल मिलते हैं। राधे राधे।